नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो बना तो पास भी हो गया पर लागू नहीं हुआ। सोचिए, एक वादा जो देश की आधी आबादी से किया तो गया लेकिन निभाया नहीं जा सका। चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। कोई कानून संसद से मंजूरी भी ले ले, लेकिन असलियत में किसी के काम ही ना आए। इस कहानी के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि शक्ति और सीटों का एक बहुत बड़ा और उससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा खेल है। इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो आया अप्रैल 2026 में। सरकार एक बहुत जरूरी बिल लेकर आई जिसका मकसद था 2029 से ही महिला आरक्षण को हकीकत बनाना। लेकिन वो बिल संसद में घिर गया। और ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में सरकार की ये पहली बड़ी संवैधानिक हार थी। और बस इसी एक हार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए सबसे पहले इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर ये चक्कर क्या है कि हमारे पास एक कानून तो है, पर उसका नतीजा यानी आरक्षण वो कहीं है ही नहीं। देखिए, कागज पर तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 एक सच्चाई है, एक कानून है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असल में इसके साथ दो बहुत बड़ी शर्तें जुड़ी हुई हैं। कानून ये कहता है कि 33% आरक्षण तभी मिलेगा जब देश में अगली जनगणना पूरी होगी और उसके बाद लोकसभा सीटों का फिर से बंटवारा होगा, जिसे हम परिसीमन कहते हैं। अब सरकार को भी पता था कि ये इंतजार बहुत लंबा है, तो इसी देरी से बचने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। एक मास्टर प्लान बनाया जिससे 2029 के चुनावों में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जा सके। तो ये प्लान 3 हिस्सों में सामने आया। पहला, संविधान में एक बड़ा बदलाव जिससे 2029 में ही आरक्षण लागू हो जाए और लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर सीधे सीधे लगभग 850 हो जाएं। दूसरा, एक खास फॉर्मूला जिसके तहत हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाई जातीं। और तीसरा, इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए एक नया परिसीमन आयोग बनाना। अब सरकार का तर्क क्या था? उनका कहना था कि देखिए, हम एक ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जिससे किसी को नुकसान ना हो। ये जो हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला है, इससे उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच जो शक्ति का संतुलन है वो बिगड़ेगा नहीं। इससे दक्षिणी राज्यों का ये डर खत्म हो जाएगा कि आबादी के आधार पर परिसीमन होने से उनका राजनीतिक वजन कम हो जाएगा। लेकिन जहां सरकार इसे एक सॉल्यूशन बता रही थी, वहीं विपक्ष को इसमें एक बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही थी। तो आखिर विपक्ष को किस बात का डर था? चलिए इसे भी समझते हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप यह था कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में सीटों का पूरा खेल ही बदल देना चाहती है। उन्हें डर था कि अगर सीटें इस तरह बढ़ीं तो संसद में दक्षिण भारत की आवाज हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाएगी। उनकी मांग एकदम सीधी थी, इंतजार क्यों करना, आरक्षण देना है तो अभी दो, इन्हीं 543 सीटों पर। साफ तौर पर उनके लिए ये चुनावी नक्शा बदलने की एक बहुत बड़ी चाल थी। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही थीं। एक तरफ सरकार कह रही थी कि वो तो उत्तर और दक्षिण का पावर बैलेंस बचा रही है। दूसरी तरफ विपक्ष का सीधा आरोप था कि ये तो दक्षिण की आवाज को दबाने की कोशिश है। सरकार ने इसे आरक्षण लागू करने का तरीका बताया तो विपक्ष ने इसे चुनावी फायदा लेने की साजिश कह दिया। और इस पूरी खींचतान का नतीजा वो इस वोटिंग चार्ट में साफ दिखता है। बिल के पक्ष में पड़े 298 वोट और विरोध में 230। लेकिन संविधान में बदलाव करने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए था वो था करीब 352 वोटों का। वो आंकड़ा मिला नहीं और सरकार का ये इतना बड़ा बिल संसद में ही रह गया। तो अब तक ये तो साफ हो ही गया होगा कि लड़ाई सिर्फ महिला आरक्षण की थी ही नहीं। इसके पीछे, इसके केंद्र में एक कहीं ज्यादा बड़ा और संवेदनशील मुद्दा छिपा है, लोकसभा की सीटें और राज्यों के बीच शक्ति का असली बंटवारा। और इस मुद्दे को समझने की चाबी है एक शब्द, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। इसका सीधा सा मतलब है जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की बाउंड्री को फिर से तय करना, ताकि हर सीट लगभग बराबर लोगों का प्रतिनिधित्व करे। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए, क्योंकि असली खेल यहीं छिपा है। अगर सिर्फ और सिर्फ आबादी के आधार पर सीटें बांटी जाती तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सीटें तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती, और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य जिन्होंने अपनी आबादी कंट्रोल करने में अच्छा काम किया, उन्हें क्या मिलता? एक तरह से सजा। उनकी सीटें भले ही कुछ बढ़ती, पर संसद में उनकी आवाज का वजन पहले से कम हो जाता। और बस यही वो डर है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। और जरा सोचिए, सरकार का प्रस्ताव था कुल सीटों को लगभग 850 तक ले जाने का। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के पूरे ढांचे को बदलने जैसा है। एक ऐसा बदलाव जो संसद का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था। तो इस पूरे राजनीतिक उठापटक के बाद
अब सवाल उठता है कि आगे क्या? हम आज कहाँ खड़े हैं और महिला आरक्षण का भविष्य क्या है? देखिए, नतीजा तो फिलहाल एकदम साफ है। वो बिल गिरा तो इसका मतलब ये है कि 2029 के जो आम चुनाव होंगे वो पुरानी 543 सीटों पर ही होंगे और उसमें महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। अब आरक्षण के लिए लंबा इंतजार करना होगा। पहले 2031 की जनगणना होगी, फिर उसके बाद परिसीमन होगा। मतलब ये कि बात 2034 या उससे भी आगे जा सकती है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या ये पूरी जद्दोजहद असल में महिलाओं को शक्ति देने की है, या फिर ये पर्दे के पीछे चल रहा राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति का एक बहुत बड़ा खेल है? इसका जवाब शायद इस कानून के भविष्य से भी ज्यादा जरूरी है।